नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, भारत ने आज यूरोपियन यूनियन के साथ अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डेर लायन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ इस ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया। इस फ्री ट्रेड डील के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों को एक्सपोर्ट होने वाले भारत के 99% प्रोडक्ट्स पर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यूरोप के देशों से इंडिया आने वाली 25 लाख रुपए से ज्यादा की मर्सिडीज, BMW, वॉक्सवैगन और वोल्वो जैसी महंगी कारें अब सस्ती हो जाएंगी। यूरोपियन वाइन, बियर, स्पिरिट, पास्ता, चॉकलेट, सर्जिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, हीरे मोती, जवाहरात, केमिकल और मशीनरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी कमी आएगी। क्योंकि डील के तहत यूरोप के 27 देश भारत के 99% प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटा लेंगे, इसलिए यूरोप के देशों को भारत का टेक्सटाइल, लाइट मशीनरी, ऑटोमोबाइल, दवाएं, लेदर प्रोडक्ट्स, सी फूड और फर्नीचर जैसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इससे भारत के छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को फायदा होगा। आज ट्रेड डील पर साइन होने से पहले उर्सुला फॉन डेर लायन और एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ डेलीगेशन लेवल की बात की। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, NSC अजीत डोवल और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल थे। बातचीत के बाद ट्रेड डील का ऐलान किया गया। भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 2007 में बात शुरू की थी, लेकिन 2013 में बातचीत का सिलसिला टूट गया। इसके बाद मोदी सरकार ने 2022 में यूरोपियन यूनियन के साथ फिर से ट्रेड एग्रीमेंट पर बात शुरू की। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल जब भारत और यूरोपियन यूनियन समेत तमाम देशों पर टैरिफ लगा दिया, उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में तेजी आई और आज ट्रेड डील अनाउंस करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक पल है, इसमें सबका फायदा है। इस डील से भारत के MSME सेक्टर, किसानों और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बहुत फायदा होगा और भारत में यूरोप से आने वाली प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो जाएंगे। मोदी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, भारत के सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह FTA भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस ट्रेड डील को भारत की तरफ से किसी भी ब्लॉक या किसी देश को टैरिफ में दी गई अब तक की सबसे बड़ी रियायत माना गया है। लेकिन इससे भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे चाय, कॉफ़ी, मसालों, अंगूर, ड्राइड अनियन, फ्रेश वेजिटेबल्स और फलों के एक्सपोर्ट्स के लिए यूरोपियन यूनियन के बड़े बाजार में कारोबार आसान होगा। भारत से यूरोपियन यूनियन को लेदर, फुटवेयर, केमिकल, प्लास्टिक, रबर, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज और ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की इस डील से भारत और यूरोप के 200 करोड़ लोगों का भला होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि इस ट्रेड डील के साथ भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नया चैप्टर शुरू किया है। This agreement covers almost 99% of the total exports that are sent from India to the European Union and about 97% plus of the total exports from European Union to India, with India gaining access significantly in labor-intensive industries like marine products, chemicals, footwear and leather, plastic rubber goods, textiles, apparel and clothing, gems and jewelry, furniture, sports goods, toys, and the European Union industries gaining access to the large and fastest growing economy of India in innovation, technology, sectors of precision engineering, and areas where India continues to look for partnerships and technologies from across the world. लेकिन भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील से सबसे ज़्यादा मिर्ची अमेरिका को लगी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप के लिए अमेरिका कुर्बानी दे रहा है और यूरोप के नेता घूम घूम कर ऐसे देशों के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं जो रूस के मददगार हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा और वही तेल रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज को बेच दिया। बेसेंट ने कहा कि रूस ने यूरोपीय देश के खिलाफ जंग शुरू की, इसीलिए अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया। लेकिन यूरोपियन यूनियन के नेता उसी भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील का मतलब है भारत ने 27 देशों के साथ एक झटके में डील कर ली। इससे दोनों का फायदा होगा क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को जबरदस्त रियायत दी है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के हाथ मिलाने का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दोनों मिलकर दुनिया के ट्रेड को और स्टेबल बना पाएंगे। ट्रंप के टैरिफ से जो टर्बुलेंस पैदा हुआ है उसे शांत कर पाएंगे। इसीलिए यूरोपियन यूनियन और भारत की ट्रेड डील से अमेरिका को अच्छी खासी परेशानी हुई। अब अमेरिका का दावा है कि उसने रशिया से तेल खरीदने के कारण भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए क्योंकि रशिया को सपोर्ट यूरोप के लिए खतरा बन रहा था। लेकिन अब जब यूरोपियन यूनियन ने ही ट्रेड डील साइन कर ली है तो फिर ट्रंप को 25% टैरिफ वापस लेने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब अमेरिका को भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं यूजीसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी की। यूजीसी एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर से लेकर लखनऊ, पटना, रायबरेली, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जयपुर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में सवर्ण वर्ग के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया।
इन लोगों ने यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से यूजीसी एक्ट में उन कमियों को दूर करने की मांग की जिनका इस्तेमाल सवर्ण छात्रों के खिलाफ हो सकता है। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि वो समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय के पक्ष में नहीं है। अगर कहीं SC, ST या OBC वर्ग के छात्रों के साथ ज्यादती होती है तो इसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन न्याय की प्रक्रिया भी पारदर्शी हो। विरोध करने वालों ने कहा कि फिलहाल यूजीसी एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं वो पूरी तरह से सवर्णों के खिलाफ हैं। न तो समता कमेटी में सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधि होना जरूरी है और न ही झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ एक्शन का प्रोविजन है। ऐसे में अगर किसी SC, ST या OBC वर्ग के स्टूडेंट के साथ किसी सवर्ण छात्र का छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाए तो सवर्ण वर्ग के छात्र के खिलाफ यूजीसी एक्ट का इस्तेमाल हथियार की तरह होगा। उसके खिलाफ झूठी शिकायत की जाएगी, फिर वो छात्र पढ़ाई के बजाय खुद को बेगुनाह साबित करने में रहेगा। छात्रों ने कहा कि यह अन्याय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दबाने नहीं, ये कोई कानून नहीं है, ये स्वर्ण समाज के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है पूर्ण रूप से। अगर यूजीसी कानून पास होता है तो हमारे आपसी प्रेम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग हमसे डरेंगे, हमारे साथ उठने बैठने में, हमसे मिलने घुलने में डरेंगे। हम लोग भी उनसे डरेंगे कि भाई अगर हम उनके साथ बैठे हैं, अगर वो हमको ना चाहते हुए भी किसी बात विवाद में हमें फंसा दे तो हम क्या करेंगे। यूजीसी के नियम 2026 का विरोध कर रहा है, जिसमें उन्होंने सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को बिल्कुल दूर कर दिया है। अब हमारे ऊपर कोई यूजीसी डालता है तो उसकी जांच वो लोग करेंगे जो हमारी स्थिति परिस्थिति को जानते तक नहीं। ये तो सीधा सीधा हथियार उनके हाथों में दे दिया गया। इस तरह से हमारे अंदर भेदभाव आएगा और एक कट्टरपंथ पैदा होगा। किसी भी तरीके से सामाजिक स्तर पे या देश के राष्ट्र के हित में किसी तरह से यह काम नहीं किया जाए, जिसका पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। इस मुद्दे पर छात्रों में नाराजगी बीजेपी के खिलाफ भी है। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजी। आज लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ने कहा कि यूजीसी एक्ट में बदलाव एक तरफा है, वन साइडेड है। नए नियमों को देखकर लगता है कि जैसे सिर्फ सवर्ण वर्ग के छात्र दूसरे वर्गों के स्टूडेंट के साथ बदसलूकी करते हैं। अगर सवर्णों के साथ ज्यादती होती है तो अपनी शिकायत किससे करें, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोटेस्ट करने वाले छात्र कह रहे थे कि सवर्ण वर्ग के ज्यादातर नौजवान नौकरी पर निर्भर रहते हैं, अच्छे करियर के लिए पूरे मन से पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब उन्हें कॉलेजेस में अपराधी की नजर से देखा जाएगा, ये ठीक नहीं है। क्या करें जब इन कैंपसों में नारे लगते हैं ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर, बाकी सारे DS4, हम प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकते। हम प्रत्युत्तर देंगे तो हमारे ऊपर इन केस दर्ज हो जाएंगे। हम सर्विस क्लास लोग हैं, जिसको आप सवर्ण कहते हैं, वो मैक्सिमम सर्विस क्लास, चाहे लाला हो चाहे ब्राह्मण हो, हम लोग नौकरी करने वाले लोग हैं। एक पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, आने वाली 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। आप हमको यूनिवर्सिटी नहीं आना देना चाहते हैं। हम एक पक्ष को सुरक्षा दे रहे हैं, दूसरे पक्ष को हम इतना डरा दे रहे हैं, इतना भयभीत कर दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय आने से डरेगा। अभी तो बीज लगा है, अभी ये वृक्ष बनकर उभरेगा, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां वो विश्वविद्यालय आने से डरेंगी। हमारा ये मानना है कि इस कानून को संशोधन होना चाहिए। जो सरकार 2026 की शुरुआत होते ही काला कानून लाई है, ये हिंदुओं को बांटने के लिए। सरकार जो है वो छात्रों को सीधे सीधे 2 गुटों में बांट दे रही है, एक स्वर्ण एक नॉन स्वर्ण। प्रोटेस्ट दिल्ली में यूजीसी के हेडक्वार्टर के बाहर भी हुआ। हालांकि आज दिल्ली में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके बावजूद सवर्ण सेना के कार्यकर्ता यूजीसी मुख्यालय के पास पहुंच गए। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी, फिर भी सवर्ण सेना के कुछ मेंबर्स बैरिकेड पार करके यूजीसी के हेडक्वार्टर में घुस गए। करीब 2.5 घंटे तक नारेबाजी हुई, हंगामा चलता रहा। आखिरकार यूजीसी के चेयरमैन विनीत जोशी ने सवर्ण सेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सवर्ण सेना के लोगों ने कहा कि अगर यूजीसी ने नए एक्ट में 15 दिन के भीतर सुधार नहीं किया तो फिर आंदोलन होगा। हमने भी प्रस्ताव रखा अपना। हमने कहा कि पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो है न छात्रों से पूछा गया एक भी बार, न शिक्षकों से पूछा गया। ये फर्जी थोपा गया कानून है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि बहुत इसकी आवश्यकता है तो एक काम करिए, उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व रखिए और जो भी व्यक्ति शिकायत करता है उसकी जो पहचान है वो छुपाई ना जाए। दूसरा, अगर फॉल्स एलिगेशन है, गलत शिकायत दर्ज कराई जा रही है तो उस पर भी उसी प्रकार से प्रावधान किया जाए जैसे
जो अगर सही शिकायतकर्ता पर होती। हालांकि जब मामला बढ़ा तो इस इशू पर पहली बार सरकार का रिएक्शन आया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए। उन्होंने कहा कि यूजीसी एक्ट में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है। जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार उनकी चिंताओं से वाकिफ है और उनका समाधान निकालेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देगी, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है भारत की, कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। धर्मेंद्र प्रधान भले कह रहे हो कि यूजीसी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ नियत का नहीं है। मामला पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया है और अफसरों के इस्तीफे होने लगे हैं। आज अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने सरकार का सपोर्ट करते हुए इस्तीफा दे दिया। कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार चौधरी ने सरकार का विरोध करते हुए रिजाइन किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देने के बाद पूरी तरह से सियासी रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कल रात अपने सरकारी घर से अपना सामान निकालकर कानपुर भेज दिया, फिर रात में डीएम से मिलने गए और बाहर निकलकर उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम साहब को लखनऊ से एक फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा इसे रात भर यहीं बंद रखो। क्योंकि उन्होंने ये बात सुन ली, इसलिए तुरंत बाहर मौजूद अपने सपोर्टर्स को फोन करके ये बता दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्हें बाहर जाने दिया गया। इसके जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, और तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे थे, और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो सर कौन हो सकता है? अब ये चेक करिए, डीएम साहब की पागल बोला है, कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड किसने कहा पंडित पागल हो गया। हालांकि जो अफसर उस वक्त डीएम आवास में मौजूद थे, उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों को बेबुनियाद बताया। बरेली के डीएम देश दीपक सिंह ने कहा कि अलंकार अग्निहोत्री को डीएम आवास पर बुलाया नहीं गया था, वो अपनी मर्जी से आए थे। बड़े अधिकारी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते थे और अलंकार अग्निहोत्री से कहा गया कि अगर कोई मानसिक तनाव है तो छुट्टी पर चले जाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी और वो उसके हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उनको बंधक बनाया गया या कोई ऐसी बात नहीं, मतलब बातचीत के लिए वो खुद ही गए थे और बात कर करके वो चले आए। और उनका व्यू था कि नहीं हम साहब रोल बैक नहीं, बात ये हुई थी कि भाई आपको अगर कोई प्रेशर है किसी भी तरह को बताइए, जाकर के सो लीजिए। अगर तो आपको मेंटली कोई दिक्कत आ रही है, 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, छुट्टी चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए। लेकिन वो उस बात के लिए तैयार नहीं हुए और तो फिर उनको सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री का इरादा कुछ और है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग कर दी। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो उस व्यक्ति का नाम उजागर करे जिसने कल रात बरेली के डीएम को फोन किया था। अगर वो नाम सामने आ जाए तो सारा मामला साफ हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ एसआईटी गठित करिए, बताएं। मैं तो जाता हूँ कप्तान साहब ये बताएं कि सीट से उठे थे कि नहीं उठे थे, और बाथरूम के अंदर गए थे कि नहीं थे। डीएम साहब को बोला था कि स्पीकर फोन से जल्दी हटाइए, आपकी बातें सब बाहर सुन रहे हैं। एसडीएम सदर मौके पे थे, एडीएम सिटी थे, एडीएम ई मैम थी, एडीएम जे थे। इन चारों के क्या आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे? मेरा करने को तैयार है, आप करेंगे? एक एसआईटी गठित करके करवा दीजिए ना, ऐसी बात हुई थी वहां पे। अलंकार अग्निहोत्री जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, जिस तरह के डायलॉग मार रहे हैं, वो कम से कम किसी अफसर की भाषा तो नहीं है। ये पूरी तरह से नेता वाली जुबान है। कल रात बरेली के डीएम को किसने फोन किया या नहीं किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन
इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने सबसे पहले किससे फोन किया था, किससे बात की थी, इसका वीडियो सबूत के तौर पर आज सामने आ गया। दावा किया जा रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे से संपर्क किया। समाज में कोई सुन नहीं रहा तो हाँ तो ले लो, ओके कर दो। हाँ मेरे पास। हाँ बरेली में। हाँ हाँ हेलो। अलंकार अग्निहोत्री से आज बार बार पूछा गया क्या वो अखिलेश यादव के साथ संपर्क में है, तो उन्होंने न हाँ कहा न इनकार किया। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वो बहुत सारी ऐसी पार्टियों और ऐसे संगठनों के संपर्क में हैं जो ब्राह्मणों के अपमान के मुद्दे पर उनके साथ हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि अलंकार अग्निहोत्री समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, अगर वो चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करेगी। नगर मजिस्ट्रेट जो बरेली के हैं उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है और जो आरोप लगाया है वो सरकार पर बहुत गंभीर आरोप है। उनसे बात हो रही है और अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता परिवर्तन का संघनाद कर चुकी है। ऐसे जो लोग भी हैं उन लोगों को हम लोग पार्टी में शामिल करने पर विचार करेंगे। रविदास मेहरोत्रा तो जोश में आकर बोल गए, लेकिन राम गोपाल यादव समझदार हैं, सियासी नफा नुकसान देखकर नपी तुली बात कहते हैं। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यूजीसी एक्ट में बदलाव को सपोर्ट किया। राम गोपाल यादव ने कहा कि यूजीसी ने दलितों और पिछड़ों को अन्याय के खिलाफ शिकायत का मौका दिया है, इसमें गलत क्या है? यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का स्वागत किया है। अजय राय ने कहा कि इतने बड़े अफसर यूं ही इस्तीफा नहीं देते। अफसर भी समझ रहे हैं कि यूपी सरकार किस हद तक जन विरोधी हो चुकी है, इसलिए अफसर रिजाइन कर रहे हैं। 2 दिन का तो निर्णय होगा नहीं कि जो सरकारी क्लास 1 की नौकरी में पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए लोग कितना दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे। जो व्यक्ति उसमें आ गया, उसमें सेलेक्ट हो गया, नौकरी कर रहा है, सिटी मजिस्ट्रेट क्लास 1 की सर्विस और अकेली पोस्ट होती है जिले की, वो व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है। इससे कहीं मुझे पूरी तरीके से वो दुखी होगा, बहुत ही प्रताड़ित होगा। उन्होंने सोचा विचारा होगा और देखा कि स्वामी अवधूतानंद जी का, शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, बच्चों की चुटियां खींचकर मारी जा रही है, उनका गिरुआ वस्त्र फाड़ा जा रहा है। और यूजीसी में जो जिस तरीके से समाज को बांटने का काम ये सरकार कर रही है, पहले हिंदू मुसलमान बांटा, अब हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, तो निश्चित बात होगी कि नहीं, अब नौकरी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे और इनके गलत काम हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस्तीफा दिया, निश्चित तौर से वो स्वागत योग्य है, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश ने साफ साफ कहा कि अलंकार अग्निहोत्री नेता बनना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी से अग्निहोत्री की सेटिंग हो चुकी है। सारी बातचीत करने के बाद ही उन्होंने ये तमाशा किया। वो नेतागिरी के चक्कर में दिए, पैसा वैसा कमा लिए होंगे। जब पैसा हो जाता है आदमी को तो उसको राजनीति दिखता है कि चलेंगे राजनीति, तो मंत्री कट से बन जाएंगे और मंत्री बन के काम करेंगे तो चट से सीएम बन जाएंगे। वो सपना उनको आ रहा है, तो ये इसी हवा में सोचे कि हम चर्चा में आ जाएंगे तो नेता बन जाएंगे। अच्छा, नेता बनने के लिए? नेता बनने के लिए इस्तीफा दिया। धरने पे भी बैठ गए यहाँ जाके। अब नेता काम का होता है, धरना देना, हल्ला करना और छोटे छोटे इशू को लेकर गरमाना, यही न है। तब नेतागिरी शुरू कर दिए। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कल जिस तरह से इस्तीफा दिया उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात हुई उनकी, अलंकार अग्निहोत्री। बता तो रहा हूँ कि नेता बनने के लिए पहले से बतियाए हुए हैं कि अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, चर्चा में आ जाएंगे और टिकट भी मिल जाएगा, आ जाओ छोड़ छाड़ के। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मेरिट पर देखें तो यूजीसी कानून में बदलाव के मिसयूज होने के पूरे चांसेस हैं। यह कहना काफी नहीं है कि सरकार किसी पर जुल्म नहीं होने देगी, क्योंकि यह मामला पॉलिटिकल भी है।
ब्राह्मण और राजपूत समाज का वोट ज़्यादा नहीं है, इसलिए उनकी अनदेखी की जाती है। ये राजनीतिक दलों की अपनी व्यवस्था है, इसीलिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सब पर्दे के पीछे से इस इशू को हवा दे रहे हैं। ये सोचकर इससे बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी में भी ब्राह्मण समाज के कई ऐसे नेता हैं जो काफ़ी पहले से कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको अब एक और बहाना मिल गया है। वो इस मामले का इस्तेमाल प्रेशर बनाने के लिए करेंगे। इसलिए इस मसले को लटका कर नहीं छोड़ा जा सकता। समाज समता मूलक हो, सबको बराबरी का हक मिले, जिनके साथ पहले अन्याय हुआ है उनका ज्यादा ध्यान रखा जाए, ये सब ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अब अन्याय के, हैरेसमेंट के नए रास्ते न खुलें, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, वरना आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर चर्चा हुई, उसी वक्त अयोध्या से एक और इस्तीफे की खबर आई। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि जिस तरह माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक कमेंट कर रहे हैं, उससे वो बेहद व्यथित है। प्रशांत कुमार सिंह ने गवर्नर को भेजे अपने इस्तीफे में कहा कि वो सरकारी कर्मचारी हैं, चुनी हुई सरकार के मुखिया के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि उनका राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद वो समाज सेवा करेंगे। मैंने इस्तीफा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं, उनके बयान से आहत होकर के, जिन्होंने हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे राज्य सरकार के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया है, उससे आहत होकर मैंने ये त्यागपत्र दिया है। क्या राजनीति में जाने का कोई विचार है? दूर दूर तक राजनीति में जाने का विचार नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रदेश का मैं नमक खाता हूँ, जिस प्रदेश की मैं रोटी खाता हूँ, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? तो हम लोग बचपन में कहते थे कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? तो तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो मैंने आज वही निर्णय लिया है। राजनीति इसमें कोई उद्देश्य नहीं। मेरे पास इतना बड़ा चश्मा नहीं है, क्योंकि मैं एक सीमित जो है दायरे में बैठने वाला व्यक्ति हूँ, एक कर्मचारी हूँ जो अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूँ, इसीलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये तय है कि ऐसी कोई बातें नहीं हैं। आम जनता या प्रदेश की सारी जो कर्मचारी, अधिकारी, प्रदेश की सारी जनता उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ है, बाकी कोई किसी के साथ नहीं है। वो केवल कहने की बात है। प्रशांत कुमार सिंह ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों के विरोध में इस्तीफा दिया, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने उनके इस्तीफे को दिखावा बता दिया, सरकार की चापलूसी के लिए उठाया गया कदम करार दिया। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में अब ऐसे तमाम साधु महात्मा जुट रहे हैं जो लंबे वक्त से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। आज कंप्यूटर बाबा के नाम से मशहूर नामदेव दास त्यागी अपने चेलों चपाटों के साथ संगम तट पर पहुंच गए। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर धुनी रमा दी। उपलों की आग जलाकर कंप्यूटर बाबा उसके बीच में बैठ गए और दावा किया कि उनका ये तप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सनातन विरोधियों से लड़ने की शक्ति देगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता अविमुक्तेश्वरानंद से मिले। शंकर सिंह वाघेला ने भी उनसे मुलाकात करके सपोर्ट देने का वादा किया। इससे अविमुक्तेश्वरानंद जोश में आ गए। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तमाम अधिकारी भी उनके साथ हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अलंकार अग्निहोत्री और प्रशांत सिंह के इस्तीफे के बारे में कहते हुए बोल रहे थे कि अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा तो समाज के हित को ध्यान में रखकर दिया गया है, लेकिन प्रशांत सिंह ने सरकार की कृपा पाने के लिए इस्तीफे का दिखावा किया। जो कल अलंकार अग्निहोत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया कि शंकराचार्य जी और बटुकों का और सन्यासियों का जो अपमान हुआ, उससे खिन्न होकर के यूजीसी कानून के से खिन्न होकर के मैं इस्तीफा दे रहा हूं, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो ये काउंटर करने के लिए अपने आदमी को, इतना सब समझते हैं कि अयोध्या में जो अधिकारी नियुक्त है, इसका मतलब योगी जी के पसंद का, भरोसे का अधिकारी होगा, तभी अयोध्या में नियुक्ति मिली है उसको। तो अयोध्या के अधिकारी इनके आपसी अंडरस्टैंडिंग वाले हैं,
उनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि तुम भी हमारे समर्थन में इस्तीफा दे दो, ताकि ये हो कि उधर भी इस्तीफा हो रहा है, इधर भी इस्तीफा हो रहा है। तत्काल उसका इस्तीफा मंजूर करके दिखाइए, तब हम जाने कि ये नूरा किश्ती नहीं थी, ये असल इस्तीफा था। अन्यथा देश की जनता समझती है कि ये आपसी समझ के कारण, कल के इस्तीफे का जवाब न मिलने के कारण आप ये बनावटी इस्तीफा अपने अफसर से सौंपवा रहे हैं। 2-4 दिन तक ये चर्चा चलेगी, फिर वो अपनी जगह पे काम करने लगेगा, काम आगे बढ़ जाएगा। ये जनता इतनी चालाकी समझने लग गई है। अब इतना चालाकी आप मत करिए, जनता को मूर्ख मत समझिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुल्लम खुल्ला राजनीति कर रहे हैं। कभी ब्राह्मण समाज की सरकार से नाराजगी की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं, तो कभी सपा के, तो कभी कांग्रेस के सपोर्ट पर नजरें टिकाते हैं। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी भी कांग्रेस के करीबी थे। दिग्विजय सिंह से उनके गहरे रिश्ते थे। हालांकि शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने हमेशा पद की गरिमा का ध्यान रखा, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 50 बयान मिल जाएंगे जहां वो किसी को छेड़ दें, किसी को चिढ़ाने, किसी को फंसाने, किसी को धमकाने, किसी को गिराने में लगे दिखाई देंगे। ये व्यवहार किसी साधु संत को शोभा नहीं देता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान और अपमान को इशू बना रहे हैं, पर असल में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए परेशानी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उनसे पार पाना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। हालांकि जिस समय यूपी में जबरदस्त सियासी हलचल थी, उस वक्त अखिलेश यादव कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे थे। आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा के साथ कोलकाता पहुंचे। उन्होंने कालीघाट मंदिर में जाकर पूजा की, फिर ममता बनर्जी से मिलने गए। करीब 1 घंटे तक बात की और इसके बाद अखिलेश ने कहा कि देश में इस वक्त ममता बनर्जी ही सबसे मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं। अखिलेश ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा हो या फिर सीए एनआरसी का, ममता बनर्जी ने हर मामले में मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीजेपी की सीबीआई और ईडी भी दीदी के सामने फेल हो गई। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। मैं दीदी की हिम्मत को, उनके लोगों को बधाई देता हूं कि जिम्मेदारी से वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है। बीजेपी का एक संगठन है ये, जहां बीजेपी को लगता है कि इसको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो आगे करके लड़ते हैं। पूरा महाराष्ट्र कैसे जीता? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। असल में ममता बनर्जी अब एसआईआर के खिलाफ अपनी लड़ाई को दिल्ली लाना चाहती हैं। इस संघर्ष में अखिलेश ने ममता को पूरा सपोर्ट करने का वादा किया है। ममता कल दिल्ली आ सकती हैं। उनकी रणनीति 29, 30 और 31 जनवरी को एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना देने की है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिल्ली पुलिस को लेटर लिखा गया है, जिसमें धरने की परमिशन मांगी गई है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता बंगाल में लगातार एसआईआर के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और बंगाल में जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। राजा बाजार से धर्मतल्ला के बीच हजारों मुसलमानों का मार्च करवाया। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बीजेपी का यह सपना बंगाल की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। एसआईआर के बारे में किसी जेन्युइन वोटर उनको खत्म न किया जाए, ये हमारा मुद्दा है। गांव देहात में जेन्युइन वोटर को सताया जा रहा है। इस जुल्म के खिलाफ हम लोग यहाँ उतरे हैं और एक भी वोटर बात देंगे, डेमोक्रेसी तरीके पर हम लोग लड़ेंगे और विरोध करेंगे। अल्पसंख्यकों के ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं। ये काफी है। जैसे उत्तर दिनाजपुर में 98% मुसलमान,
मुर्शिदाबाद में भी 15 लाख लोगों पर वो वहाँ AI काम कर रहे हैं, 15 लाख के ऊपर। ममता बनर्जी एसआईआर के इशू को दिल्ली तक लाना चाहती हैं, इलेक्शन कमीशन को धमकाना चाहती हैं। ममता राहुल के वोट चोरी के नारे को भुलाना चाहती हैं। इस काम में ममता ने राहुल को पीछे छोड़ दिया, इसलिए एसआईआर के खिलाफ आंदोलन में और वेस्ट बंगाल के चुनाव में उन्हें कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए। लाइक माइंडेड पार्टीज की जरूरत है। अखिलेश इसमें फिट बैठते हैं। उन्हें ममता की जरूरत है और ममता को अखिलेश की जरूरत है, और ये वेस्ट बंगाल और यूपी दोनों में दिखाई देगा। ये अलग बात है कि ना तो बंगाल में अखिलेश यादव का कोई असर है और न यूपी में ममता बनर्जी का। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मेयर के चुनाव को लेकर अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच तल्खी खुलकर सामने आ गई है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे। शिंदे के लिए कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन कुर्सी खाली पड़ी रही। शिंदे को कैबिनेट की मीटिंग की जानकारी थी, लेकिन वो सतारा में जिला परिषद के इलेक्शन में कैंपेन करने चले गए। ये लगातार दूसरा मौका है जब एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। असल में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच बीएमसी, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और उल्हासनगर में मेयर के इलेक्शन और सत्ता के बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। शिंदे बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। ठाणे में शिंदे के पार्षद ज्यादा हैं, लेकिन वहां बीजेपी शिंदे से 28 साल के लिए मेयर पद मांग रही है। इसलिए शिंदे नाराज हैं और प्रेशर बनाने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इसको लेकर जरा भी टेंशन में नहीं है। आज फडणवीस ने कहा कि मेयर का चुनाव हो जाएगा, जल्दी क्या है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है और बीजेपी उस प्रोसेस को फॉलो कर रही है। अब चंद्रपुर में, लातूर में तो अपोजिशन के पास लोग हैं ना, वहां क्यों नहीं बन पाई, वहां अभी तक क्यों मेयर नहीं बना। इसका कार्यक्रम होता है, इसमें पहले रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन के बाद जो गुट है उसकी पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद चीजें होती है। तो अपोजिशन को अभी हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के सिवा कोई काम ही बचा नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे बीजेपी पर प्रेशर बनाने का फॉर्मूला अपना रहे हैं। आज सुबह यह खबर आई कि मुंबई में शिंदे की पार्टी के सभी 29 कॉरपोरेटर्स कोंकण भवन जाएंगे और अपने गुट का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके लिए मीडिया को इनवाइट किया गया था। सारे कॉरपोरेटर्स शिंदे की पार्टी के दफ्तर बाला साहब भवन पहुंच गए। कोंकण भवन जाने के लिए बस भी आ गई, लेकिन ऐन वक्त पर प्लान चेंज किया गया। पार्षदों से कहा गया कि शिंदे अब सतारा से मुंबई आ जाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। पता लगा कि इस मामले में फडणवीस और शिंदे के बीच बात हो गई है। जल्दी ही दोनों नेताओं की मीटिंग होगी और उसके बाद दोनों पार्टियों के कॉरपोरेटर्स एक साथ रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। शिंदे साहब कल ही जो जिला परिषद का चुनाव है उसके लिए प्रचार के लिए गए हैं, आज अपने गांव में हैं, तो मुझे लगता है वो आज शाम तक आ जाएंगे और हम बात करके तय करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो जिला परिषद का इलेक्शन है तो उसका प्रचार करना भी उतना ही ज़रूरी है और वो कल ही गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शिंदे साहब हमारे मुंबई के बाहर है, इसके लिए आज नहीं हो सका है, तो शायद हम कल जाएंगे। कॉरपोरेटर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर फडणवीस ने भी कहा कि कभी कभी साथ मिलकर रजिस्ट्रेशन में फायदा होता है, कई बार अलग अलग रजिस्ट्रेशन में फायदा होता है। शिवसेना और बीजेपी हर फॉर्मूले पर मिलकर विचार करेगी और जिसमें महायुति को फायदा होगा वही फैसला लिया जाएगा। ऐसा है कि शेवटी गट स्थापन करताना ऐसा है, गुट का रजिस्ट्रेशन करते वक्त परसेंटेज पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। कभी एक साथ रहने पर फायदा होता है तो कभी अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने पर, कभी किसी छोटे गुट को साथ में रखकर फायदा होता है। पूरा गणित जो है मेयर और डिप्टी मेयर को छोड़ दिया जाए तो सभी पद आपकी संख्या के परसेंटेज पर निर्धारित होते हैं और इस आधार पर आपको पद मिलता है। इसी पर हमारा काम चल रहा है। उसी आधार पर हम फैसला लेंगे कि दोनों गुट एक साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फायदा होगा या फिर किसी छोटे गुट को साथ लेकर रजिस्ट्रेशन करने पर फायदा मिल रहा है। फडणवीस कह रहे हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है। शिंदे गुट के नेता भी ऑल इज वेल का मैसेज दे रहे हैं,
लेकिन दोनों पार्टियों के कुछ नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। फडणवीस सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता गणेश नायक ने कह दिया कि अगर पार्टी इजाजत दे तो एकनाथ शिंदे का राजनीतिक वजूद ही खत्म कर देंगे। गणेश नायक ने कहा कि वो तो शुरू से चाहते थे कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में कोई अलायंस ना हो। उनकी बात नहीं मानी गई, इसीलिए आज ठाणे, कल्याण, उल्लासनगर में बीजेपी के कार्यकर्ता खुश नहीं हैं। अरे मी तर बोललोच होतो ना, युती महायुती मेरा तो शुरू से ही कहना था कि चुनाव में महायुति का गठबंधन ना हो, सभी लोग अपने अपने घोड़े मैदान में उतारें। चुनावी नतीजे आने के बाद तीनों दल के प्रमुख नेता साथ बैठकर चर्चा करेंगे और जिनकी संख्या ज्यादा होगी उसके मुताबिक सत्ता में भागीदारी मिलेगी। बाकी के पद बांटे जा सकते हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य कहें या फिर सौभाग्य से जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ। आज ठाणे का बीजेपी कार्यकर्ता खुश नहीं है, कल्याण का कार्यकर्ता खुश नहीं है, उल्लासनगर का कार्यकर्ता खुश नहीं है। बीजेपी ने अगर आज भी हमें इजाजत दी तो हम इनका यानी कि एकनाथ शिंदे का नामो निशान मिटा देंगे। बीजेपी अनुशासन से चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए हम वरिष्ठ नेताओं के आदेशों का पालन करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कई बातें स्वीकार ना होने के बावजूद उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के आदेश का पालन किया है। गणेश नायक के इस बयान से नाराज शिवसेना की प्रवक्ता ज्योति वाघमारे ने गणेश नायक को जुबान संभालकर बात करने की नसीहत दी। वाघमारे ने कहा कि शिंदे पर हमले की शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई है, इसलिए अब शिवसेना के नेता भी गणेश नायक के काले कारनामे जनता के सामने उजागर करेंगे। गणेश नाइक खबरदार। गणेश नाइक खबरदार। इसके बाद अगर आपने एकनाथ शिंदे साहब के बारे में एक शब्द भी बोला तो आपकी बची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अरे आप हमारा नॉमिनेशन क्या मिटाएंगे, उससे पहले अपना चरित्र साफ कीजिए। और एकनाथ शिंदे साहब का नॉमिनेशन मिटाने वाला कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ है। गणेश नाइक, औकात में रहिए। आपकी पहचान सिर्फ पार्टी, कपड़े और बीवियां बार बार बदलने के लिए है। अरे जिनके ऊपर बलात्कार के केस दर्ज हैं, जिनके ऊपर छेड़छाड़ के केस दर्ज हैं, जो खुद अपने बेटे को पिता का नाम नहीं दे सकते, उन्हें हमारे बारे में नहीं बोलना चाहिए। जिनके सिर्फ रात के खेल चलते हैं वो राजनीति के अन्ना नाइक यानी गणेश नाइक हैं। और ऐसे नाइक के सारे काले धंधे बाहर निकाले बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। हाल ही में गणेश नाइक का एक ही धंधा हो गया है, रोज उठना और एकनाथ शिंदे साहब पर भौंकना। लेकिन ध्यान रहे, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना है कि जल्द से जल्द राजनीति के इस भटके कुत्ते की राजनीतिक नसबंदी कीजिए, नहीं तो भले ही हम महायुति में हो, फिर भी इस पागल कुत्ते को नगर निगम की गाड़ी में डालकर उसका बंदोबस्त कैसे करना है ये इन लाडली बहनों को अच्छे से पता है। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इस तकरार को संभालने की कोशिश की। चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी के नेताओं को संभल कर बोलने की नसीहत दी और शिंदे की पार्टी के नेताओं को भी समझाया। बावनकुले ने कहा कि महायुति को मतभेद और मनभेद के बिना चलाने की बात तय हुई है और इस रूल को सभी को फॉलो करना चाहिए। गणेश नाइक ने ऐसा क्यों बोला मुझे पता नहीं है। पार्टी में ये तय है, महायुति में ये बात तय की गई थी कि मतभेद और मनभेद नहीं होने देने हैं। किसी भी नेता को, चाहे उनके नेता हो या फिर हमारे नेता हो, मतभेद और मनभेद नहीं होने देने हैं, ऐसा ध्यान रखना है। उसी के अनुसार हमें महायुति चलानी है। एकनाथ शिंदे जब नाराज होते हैं तो कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते, अपने गांव चले जाते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। शिंदे को शायद गलतफहमी है कि वो देवेंद्र फडणवीस पर प्रेशर बना पाएंगे, पर्दे के पीछे से ब्लैकमेल कर पाएंगे। वो भूल गए कि शिवसेना तोड़ने में उनकी मदद किसने की थी, प्लान किसने बनाया था। फडणवीस ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर कल्याण में अपना मेयर बनाने के लिए शिंदे एमएनएस से हाथ मिला सकते हैं तो बीएमसी में वो किस मुंह से अपने लिए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की मांग करेंगे। शिंदे को कुछ भी करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। अब बात बांके बिहारी मंदिर की। इस मंदिर के कॉरिडोर को लेकर आज एक अच्छी खबर आई। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए जमीन देने के लिए अब लोग खुद सामने आने लगे हैं। आज 322 मीटर जमीन की रजिस्ट्री का काम पूरा हो गया। मनीष मिश्रा ने स्वेच्छा से ठाकुर जी के नाम पर अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री का प्रोसेस पूरा होने के बाद मनीष मिश्रा ने कहा वो चाहते हैं कि काशी और महाकाल जैसा कॉरिडोर वृंदावन में भी बने।
बांके बिहारी के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों के कष्ट दूर हो, इसीलिए उन्होंने अपनी जमीन सरकार को दे दी। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस पुण्य के काम में सहभागी बने, जिससे बांके बिहारी कॉरिडोर का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। कॉरिडोर का तो काशी में बना है, और आप अयोध्या का मंदिर देख ही चुके हैं। कॉरिडोर के मामले में कॉरिडोर महाकाल में बना हुआ है। कॉरिडोर से भव्यता आती है, विकास होता है, और जनता का हर तरीके से पब्लिक को सहयोग होता है, फायदा होता है। तो और लोगों से भी कहता हूँ, भैया जितना भी सहयोग हो, बिहारी जी के चरणों, बिहारी जी के कार्य में आगे बढ़ने के लिए पब्लिक को आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य था। बिहारी जी के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। कुछ दिन पहले यश गोस्वामी ने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री ठाकुर जी के नाम पर कराई थी। इसके बाद आज मनीष मिश्रा आगे आए हैं। मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि कॉरिडोर निर्माण के लिए कुल 250 मकान और दुकान एक्वायर किए जाने हैं। सरकार मार्केट रेट से ज़्यादा मुआवजा दे रही है। जो लोग अपनी ज़मीन या दुकान देंगे उन्हें सस्ती दरों पर दूसरी जगह मकान और दुकान भी दी जाएगी। इसलिए उम्मीद है कि सारे लोग स्वेच्छा से खुशी खुशी अपनी ज़मीन देंगे, जिससे कॉरिडोर का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। देखिए, पहले रेट को लेकर के लोगों में समस्या थी, अब रेट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं और लगभग 80,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उनको दिया जा रहा है। लेकिन अगर किसी की दुकान भी आएगी तो उसको जो दुकान का एरिया उसका लगभग 1,80,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर उसे मिलेगा। इसके अलावा पहले भी हम लोगों ने कहा था कि जो कॉरिडोर में दुकानें बनेंगी और जिनकी दुकान इसमें प्रभावित हो रही है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुकान भी दी जाएगी। जिनके घर आ रहे हैं उनको सुनरक बांगर में और रुक्मिणी विहार में 2 BHK का फ्लैट बना करके सस्ते रियायती दरों पे दिए जाने का विचार है। भगवान बांके बिहारी के मंदिर में जाकर दर्शन करने में परेशानी सबको होती है। मंदिर दिव्य बने, भव्य बने, ये सब चाहते हैं, लेकिन कोई अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहता, दूसरी जगह जाकर बसना नहीं चाहता। कुछ लोगों ने ज़मीन एक्वायर करने को ब्राह्मण विरोधी अभियान करार दे दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रयास से बाजी पलट गई। अब 2 प्रमुख लोगों ने अपनी ज़मीन दे दी है। इससे मंदिर के पुनर्निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। आमतौर पर बसंत पंचमी के बाद सर्दी कम हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। आज दिल्ली NCR में बारिश हुई, जिससे सर्दी और बढ़ गई। पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर, किश्तवाड़, बनिहाल, डोडा, कुपवाड़ा, पहलगाम, अनंतनाग, बारामूला, भद्रवाह, गांदरबल और कुलगांव में जोरदार स्नोफॉल हुआ। इसके कारण गुलमर्ग का तापमान -5.5 डिग्री तक गिर गया। पहलगाम में -2.2 और श्रीनगर में -2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल में भी बर्फ पड़ रही है। सड़कों पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन बर्फबारी ने टूरिस्ट का आनंद डबल कर दिया है। श्रीनगर के लाल चौक, क्लॉक टावर और डल लेक के पास टूरिस्ट एंजॉय करते दिखाई दिए। किश्तवाड़, बनिहाल, डोडा, कुपवाड़ा जैसे इलाकों में भी टूरिस्ट स्नो गेम्स का लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमार्ग जा रहे थे स्नोफॉल के लिए, क्या हमें लाइव मिलेगी स्नोफॉल, मजा आएगा खूब। यही स्नोफॉल हो गई है, हमारा जाना ट्रिप कैंसिल हो गया है। सुबह से हो गई है, रास्ते बंद, ब्लॉक हो गए हैं सब। अल्लाह के फजलो करम से जो चीज देखने के लिए आया था वो मेरे मालिक ने दिखा दी है। बस अल्लाह का लाख लाख करम है, बहुत बढ़िया। ये सपना सच हो गया, पूरा रियल हो गया। यही सोच के आया था, ये पूरा हो गया अपना सपना श्रीनगर में। ये हमारा ड्रीम था, इसको लाइव देखने का। अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम के बाद में हमें ये मौका मिला लाइव देखने का। इसके लिए हम बहुत 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 एक्साइटेड, बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय फील कर रही हूँ। हालांकि बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। स्नोफॉल की वजह से आज श्रीनगर से सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इस चक्कर में बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ फंस गए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक बंद करना पड़ा। सैकड़ों ट्रक 24 घंटे से बर्फ के बीच फंसे हैं। हालांकि मशीनों के जरिए बर्फ हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार बर्फबारी की वजह से ये काम मुश्किल है। अमेरिका भी अब तक के सबसे भयंकर बर्फीले तूफान का सामना कर रहा है। इस स्नो स्टॉर्म में की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
अरकानसास से लेकर न्यू इंग्लैंड तक अमेरिका के 2100 किलोमीटर के इलाके में बर्फ की 1 फीट मोटी चादर बिछ गई है। मिसिसिपी, मिशिगन, ओक्लाहोमा, टेनेसी, मेन, कांसास, न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और ओहायो और टेक्सास राज्यों में 5 लाख से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई ठप है। -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लोग बिना हीटिंग के रहने को मजबूर हैं। आर्कटिक एरिया से आए पोलर स्टॉर्म की वजह से अमेरिका के 2/3 इलाकों में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। रास्ते बंद हो गए हैं। 12,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। स्कूल और कॉलेजेस को पहले ही बंद कर दिया गया था। भयानक बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका की कई इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई हैं। तेल के कुओं से क्रूड का प्रोडक्शन रुक गया है। अमेरिका के लोगों की मुश्किल अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी दी है कि नॉर्थ पोल से उठा एक और बर्फीला तूफान तेजी से अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कल से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। 13 फरवरी तक बजट सेशन का पहला चरण होगा। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ममता बनर्जी कल दिल्ली पहुंचेंगी। एसआईआर के विरोध में चुनाव आयोग के सामने धरना दे सकती हैं। कल न्यू आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च होगा, जिसके बाद आप अपनी डिटेल खुद अपडेट कर सकेंगे। कल विशाखापट्टनम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मैच खेला जाएगा। भारत इस सीरीज को पहले ही जीत चुका है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।